तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा है। प्लेटो के विभिन्न सिद्धांत हमने पढ़े हैं। अब हम अरस्तु की बात करेंगे। वैज्ञानिक राजनीति का जनक और अरस्तु कई मायने में राजनीतिक चिंतन को एक महत्वपूर्ण देन है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो भी नए वीडियो लोड होंगे वो आपको तुरंत मिल सके। आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो अरस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनानी विचारक अरस्तु और इनकी महत्वपूर्ण रचना द पॉलिटिक्स, जिसके अंदर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु के जीवन पर या अरस्तु के चिंतन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव प्लेटो का था। प्लेटो अरस्तु के गुरु माने जाते हैं और प्लेटो का क्या प्रभाव था उसके बारे में हम संक्षेप में बात करते हैं। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही कानून को सर्वोच्च मानते हैं और शासकों को कानून का संरक्षक मानते हैं। अरस्तु राज्य हित में मनुष्य को पशु या देवता मानता है। यह कथन लोच का उदाहरण है। अरस्तु और प्लेटो दोनों ही मानते हैं कि परिवार में राज्य के विकास का आरंभ होता है। पॉलिटिक्स और लॉज में समानता यह है कि स्पार्टा की भांति युद्ध अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसका प्रयोजन शांति होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण विचार है जिस पर प्लेटो और अरस्तु अपनी एक राय रखते हैं। अब हम अरस्तु के बारे में बात करते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अरस्तु को वैज्ञानिक राजनीति का जनक माना जाता है। उसके कुछ कारण हैं। उसने सबसे पहले आगमनात्मक पद्धति काम में ली। आगमनात्मक अरस्तु ने व्यावहारिक रूप में बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए विस्तृत विचार व्यक्त किए हैं। तो एक प्रकार से व्यावहारिक अध्ययन पर उन्होंने जोर दिया है। आगमनात्मक का मतलब व्यावहारिक रूप से जांचने परखने के बाद वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन। उससे पहले निगमनात्मक पद्धति काम में ली जाती थी। निगमनात्मक का मतलब कल्पना पर आधारित, चिंतन पर आधारित, व्यवहार में या यथार्थ में चाहे वो हो या नहीं हो। तो निगमनात्मक और आगमनात्मक का अंतर है और आगमनात्मक पद्धति अरस्तु ने काम में ली। तो इसे वैज्ञानिक राजनीति का जनक मानते हैं। ऐतिहासिक विधि इन्होंने काम में ली। सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया। ऐतिहासिक विधि का उनको जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने उस समय के प्रचलित यूनानी नगर राज्यों के 158 संविधानों का अध्ययन किया। पुराने संविधानों को देखा, 158 देशों के संविधानों को देखा और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले। उद्देश्यपरक विधि। अरस्तु ने उद्देश्य विधि को अपनाया है। इस विधि के अनुसार हर वस्तु का अपना विषय और उद्देश्य होता है जो उसके विकास और अस्तित्व में छिपा होता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। सादृश्यवादी विधि। इसका अर्थ है प्लेटो के समान अरस्तु ने भी सादृश्य का उपयोग कर अपने विचारों का स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए किया था। सादृश्य मतलब देखने के बाद, जैसे विज्ञान में देखने के बाद अध्ययन होता है, उसी प्रकार आंखों से देखने के बाद अध्ययन विधि को अरस्तु ने अपनाया। विश्लेषणात्मक विधि, जो किसी भी वस्तु को सही तरीके से परखने के लिए आवश्यक है, पूरा विश्लेषण करना, इस प्रकार की विधि को भी अरस्तु ने अपनाया था। तो अरस्तु को एक राजनीतिक विज्ञान का जनक, अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक अथवा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अरस्तु का नाम लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अरस्तु के संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण अथवा राज्य के क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में। अरस्तु राज्य के बारे में क्या विचार रखता है उसके बारे में बात करेंगे। राज्य के बारे में विचार। अरस्तु के राज्य के बारे में विचार। अरस्तु ने संविधानों का
या राज्यों का वर्गीकरण करके, वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करके बता दिया था कि राज्य के बारे में उनके किस प्रकार के और क्या निश्चित विचार है, उनको कुछ बिंदुओं में हम बांध सकते हैं, कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया है। उसमें संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण आगमनात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, सर्वेक्षणात्मक पद्धति से किया है, जो वैज्ञानिक पद्धति है। संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु की पॉलिटिक्स में ही मिलना संभव है और कहीं नहीं। बारकर ने अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा है, अगर कोई यह पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स में साम्य यूरोपियन विचारधारा के उत्तराधिकारी के रूप में क्या दिया, तो इसका एक ही उत्तर है, वह भी एक शब्द में, संविधान शास्त्र। संविधानों का वर्गीकरण व अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और समूचा राजनीतिक तंत्र अरस्तु का ऋणी है इस बारे में और रहेगा। तो अरस्तु ने संविधानों का या राज्यों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। राज्य का क्रमबद्ध अध्ययन। अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा है, लेकिन उसके विचार प्रायः आधुनिक हैं। कुछ बिंदुओं में राज्य संबंधी अरस्तु के विचारों को हम देखेंगे। पहला है नागरिकता की व्याख्या। अरस्तु ने नागरिकता की व्याख्या मौलिक आधार पर की है। अरस्तु की नागरिकता की व्याख्या में राजनीति विज्ञान को सदैव प्रेरणा दी है और मार्गदर्शन भी दिया है। नागरिकता संबंधी अरस्तु का विचार राजनीति शास्त्र पर सदैव ऋणी रहेगा। अरस्तु ने नागरिकता की व्याख्या की है, एक राज्य का नागरिक वहां का नागरिक है, यह शब्द, ये व्याख्या अरस्तु ने की है। सरकार के अंगों का निर्धारण। अरस्तु ने सरकार के 3 अंग, नीति निर्धारण, प्रशासन और न्याय का निरूपण किया है और वर्तमान में भी ये तीनों अंग ही होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग अरस्तु ने सुझाए थे। राजनीति पर भौगोलिक और आर्थिक प्रभाव। अरस्तु ने सर्वप्रथम यह माना कि राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक दोनों तत्वों से प्रभावित होती है और स्वाभाविक होती भी है। आज जिन देशों में भौगोलिक रूप से और आर्थिक रूप से साधन संपन्नता है, वो शक्तिशाली है, मजबूत है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण लें तो उसके बारे में किसी विद्वान ने कहा भी था कि अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से किस्मत का धनी देश है। उसके एक तरफ कमजोर पड़ोसी बचते हैं और एक तरफ मछलियां। तो किसी भी देश के ताकतवर होने में उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम भौगोलिक और आर्थिक प्रभाव का विवेचन किया था। अरस्तु के राज्य की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं अरस्तु ने राज्य के किन तत्वों पर, किन लक्षणों पर जोर दिया है। पहला, राज्य एक प्राकृतिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक संगठन है। दूसरा है व्यक्ति से पहले राज्य। अरस्तु ये मानता है कि व्यक्ति से पहले राज्य, यानी राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है, राज्य में ही सब कुछ है। अरस्तु राज्य को महत्वपूर्ण मानता है। राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च, वही बात है। अरस्तु ने राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्थान दिया है। समाज में, व्यक्ति में सबसे ऊंचा स्थान राज्य का रहेगा। आत्मनिर्भर संगठन। राज्य आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके द्वारा जीवन स्वतः वांछनीय बन जाता है, उसमें कोई अभाव नहीं रहता। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। यूनानी शब्द आतरक्रिया, जिसका अर्थ पूर्ण निर्भरता है। राज्य भौतिक समस्या का समाधान करते हुए अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करता है। राज्य व्यक्ति के लिए समस्त प्रकार की आवश्यकता जैसे शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास आदि की पूर्ति करता है। राज्य अपने आप में आंतरिक रूप से भौतिक और नैतिक साधनों से परिपूर्ण होता है। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के कारण हुई है, किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी हुई है। अतः राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। ये पूरी व्याख्या अरस्तु ने करी है। जैविक स्वरूप। अरस्तु राज्य को एक जैविक स्वरूप में देखता है। अरस्तु का राज्य जैविक और आंशिक स्वरूप लिए हुए। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और उनके पृथक पृथक कार्य होते हैं। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है। एक राज्य में बहुत सारे समुदाय होते हैं, उन सबसे बड़ा, उन सबका समुदाय राज्य होता है। राज्य की तुलना शरीर से की है, उसे शक्ति की आवश्यकता होती है। राज्य में भी कार्य और शक्ति संतुलित होनी चाहिए, वरना राज्य और शरीर कार्य नहीं कर सकते। ये व्याख्या अरस्तु ने करी है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन। अरस्तु के अनुसार
नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ फंक्शन है। बहुत बड़े बड़े राज्य सफल नहीं होते, अरस्तु का ये मानना है। तो नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ है। नगर राज्य सामाजिक विकास का चरमोत्कर्ष है। परिवार से प्रारंभ होकर ग्राम व नगर राज्य तक राज्य बना है। नगर राज्य के प्रति लोगों का मोह होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राज्य, विश्व संघ राज्य आदि का विकास भी नगर राज्य के विकास के समान हुआ है। अरस्तु का नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, समस्त गुणों की पूर्णता और उसमें सहभागिता पर बल देता है। विभिन्नता में एकता, अरस्तु ने एक राज्य के अंदर विभिन्नता में एकता पर जोर दिया है। आदर्श राज्य के निर्माण में उसके विभिन्न अंगों के बीच उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर राज्य का निर्माण होता है, अरस्तु ये मानते हैं। तो विभिन्नता में एकता पर उन्होंने जोर दिया है। राज्य का क्रमिक विकास, अरस्तु ने राज्य को विकासवादी माना है। उसका धीरे धीरे और क्रमिक विकास हुआ है, न कि एकदम से उसका निर्माण हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अरस्तु के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। राज्य मानवीय समुदाय है और इसका उद्देश्य मानव में सद्गुण और अच्छी शक्तियों का विकास करना है। राज्य मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। अरस्तु कहता है कि राज्य नैतिक जीवन है, आध्यात्मिक समुदाय है। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विस्तार करता है। अरस्तु ने राज्य को नैतिक दृष्टिकोण से उचित माना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माना है। राज्य, शासन और संविधान, अरस्तु के अनुसार राज्य व शासन में अंतर है। राज्य समस्त नागरिकों का समूह है, शासन उन नागरिकों का समूह है जिसके हाथों में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। शासन में परिवर्तन कर शासन को हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। तो अरस्तु के ये राज्य संबंधी कार्य हो गए या राज्य संबंधी विशेषताएं होगी, राज्य की विशेषताएं होगी। अब बात करेंगे अरस्तु के राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु के अनुसार राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए है। अरस्तु के अनुसार राज्य के उसे श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है। उसका दायित्व है कि मनुष्य को भला और सद्गुणी बनाना है और नैतिक तथा बौद्धिक गुणों को विकसित करने का उसको प्रयत्न करना है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व सज्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। मतलब केवल निभाना या गुजारा करना नहीं है, सज्जीवन के लिए राज्य अस्तित्व में है, अरस्तु मानते हैं। यदि उसका उद्देश्य मात्र जीवन को बनाए रखना होता तो गुलाम व जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, परंतु वे राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि जीवन के आनंद में उसका कोई हिस्सा नहीं होता और वे अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। राज्य का अस्तित्व मैत्री के लिए है और अन्याय के लिए सुरक्षा से ही नहीं होता, वरन परस्पर संघर्ष तथा विनिमय के लिए होता है, क्योंकि जियो और जीने दो का सिद्धांत राज्य के अंदर होना आवश्यक है। तो अरस्तु राज्य के निम्नलिखित कार्य मानता है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के द्वितीय अध्याय में जो राज्य की व्याख्या करी है वो आधुनिक राज्यों के समकक्ष है, व्यवहारवादी अध्ययन है। वास्तव में एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अरस्तु उन सभी का जिक्र उस अपने युग में कर चुका है। धन्यवाद।